हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वन पॉइंट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 50 लेके आए हैं, जो कि आज का अंतिम प्रैक्टिस सेट है और इस बुक का भी अंतिम प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपसे वादा किया था मैंने 50 प्रैक्टिस सेट आपके पेपर से पहले कराने का, तो ये आपकी अंतिम प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका पेपर से पहले अपलोड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और अंतिम प्रैक्टिस सेट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं आपके। क्वेश्चन है पहला, भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो चंपारण में किया था 1917 में। ठीक है, 1917 में चंपारण में प्रयोग किया था। और इनको चंपारण ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल वो व्यक्ति थे जिनको जो महात्मा गांधी को चंपारण लेके गए थे। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी वो आपकी 7वीं ईस्वी में हुई थी। 7वीं ईस्वी में आपकी इस्लाम धर्म की 7वीं ईस्वी में नहीं हुई। देखिए, इसका राइट आंसर आपका यही सही हो जाएगा। 7वीं शताब्दी में ही क्या हुआ था? इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। ठीक है, मैं कुछ और समझ बैठा था। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो यूरोप का जो खेल का मैदान कहा जाता है वो आपका स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए, जीबीपी का विस्तारित रूप क्या है? जीबीपी का विस्तारित रूप है ग्लोबल महात प्रोग्राम। ठीक है, जीबीपी का क्या है? विस्तारित रूप। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो डेविस कप का संबंध है आपका लॉन टेनिस से। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए इसमें एक प्रश्न नोट कर लीजिए कि उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप का संबंध आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, अब देखिए आगे के प्रश्न, कैंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो जो कांस पुरस्कार होते हैं वो आपके फिल्म जगत में दिए जाते हैं। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। जो नाम है एक किसका? तो ओलंपस किसका नाम है? तो ओलंपस एक पर्वत का नाम है। ठीक है, अच्छा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो समीर कामत वर्तमान में इसके हेड है। अगला प्रश्न देखिए, रेड इंडियन किस महाद्वीप के मूल निवासी थे? तो जो रेड इंडियन थे वो आपके दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी थे। आगे का प्रश्न देखिए, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो मल्होत्रा समिति का संबंध है वो किससे है? बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है मल्होत्रा समिति। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि राज्यसभा में आपके 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, जो कि आप समाप्त कर दिए गए संविधान संशोधन के द्वारा। आगे के प्रश्न देखिए, इस्लामी सहयोग संगठन यानी ओआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओआईसी का मुख्यालय आपका जेद्दा में, जो आपका पड़ता है सऊदी अरब में। ठीक है, निम्न में से कौन सी पुस्तक शेक्सपियर द्वारा रचित है? तो ये सारी पुस्तकें किसके द्वारा रचित हैं? तो शेक्सपियर के द्वारा रचित है। तोताई हिंद किसे कहते हैं? तो तोताई हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, तोताई हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है, जो कि इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक किसको बोलते हैं? तो खड़ी बोली का जनक आपको अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल किसकी इकाई है? तो जूल आपकी ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। आगे के प्रश्न, यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, जब भी किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, द्रव्यमान आपका अपरिवर्तित रहेगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है वो आपका संवहन कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तंगदैर्घ्य होती है? तो सबसे ज्यादा बड़ी तंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है। सबसे छोटी किसकी होती है? सबसे छोटी बैंगनी रंग की होती है। आगे के प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? तो जो वायुमंडल में जो ध्रुवीय कण उपस्थित होते हैं उसके कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि विसरण हो जाता है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आर्गन। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने के काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जलाने के काम आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसे काम आती है? तो O2 काम आती है जलाने की, बुझाने काम आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड।
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट यानी कि CuSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, CuSO4 इंटू 2H2O। आगे के प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी अलोह धातु है, यानी ऐसी कौन सी धातु है इसमें लोहे के गुण नहीं है? तो ऐसी धातु है आपकी एल्यूमिनियम, इसमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते हैं। ताप का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन सा है? तो ताप का सबसे अच्छा चालक होता है आपका चांदी, और उसके अलावा तांबा भी होता है, लेकिन तांबा और चांदी में सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो चांदी होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु से होता है आपका चेचक होता है, मलेरिया होता है, या फिर यक्ष्मा या फिर हैजा, इनमें से कौन सा होता है विषाणु के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेचक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। मलेरिया कैसे फैलता है? तो मलेरिया फैलता है मच्छर से। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं टाइफाइड की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के ताप स्थिरांक यानी कि थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यानी कि वो कौन सी ग्रंथि है जो मानव के शरीर का तापमान नियंत्रित करती है? तो वो है आपकी हाइपोथैलेमस, ठीक है। निम्न में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो जो आपकी मीथेन गैस है उसको मार्स गैस भी कहा जाता है। जो कोयले की खदानों में कौन सी गैस मिलती है? तो कोयले की खदानों में आपकी यही गैस मिलती है। और जो जानवर होते हैं, जानवरों की जुगाली में कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी मीथेन गैस ही निकलती है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को आपको पोमोलॉजी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। दो स्वरों के बीच कितने व्यंजन हैं यदि उनमें से एक स्वर क्या है? यू है। तो देखिए, दो स्वरों के बीच कितने व्यंजन हैं? तो जिनमें से एक स्वर क्या है? यू है। तो यू से पहले कौन स्वर आता है? तो यू से पहले आपका आता है ओ, और ओ और यू के बीच में कितने हो जाएंगे? तो ओ के बाद में आता है पी, फिर क्यू, फिर आर और एस और टी। तो ओ और यू के बीच में कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। आगे के प्रश्न, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया था? तो देखिए, अपनी दादी की पुत्री, यानी दादी की पुत्री कौन होती है? बुआ होती है। बुआ का एकमात्र भाई यानी कि हमारे पिता होंगे। तो पिता को रमन ने किसे पढ़ाया था? तो रमन ने पिता को पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बी आर की बहन है, एम आर का भाई है, डी आर की माता है, एच डी का पति है। ये बताएं कि एच के कितने बच्चे हैं? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपसे बोला कि बी आर की बहन है, तो बी बना लिया हमने, जो आर की क्या है? बहन है, क्लियर। एम आर का भाई है, एम क्या है? आर का भाई है, क्लियर। डी आर की माता है, डी क्या है? आर की माता है। और एच क्या है? डी का पति है, एच डी का पति है। आपसे पूछा कि एच के कितने बच्चे हैं? तो एच के बच्चे होंगे, इसकी पत्नी के बच्चे यानी इसके खुद के बच्चे होंगे। कितने बच्चे हैं? 1 2 3, 3 बच्चे हैं एच के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई विकल्पों में से कौन सा अक्षर भिन्न है? इसमें भिन्न बताना है आपको, कौन सा भिन्न हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या है? एच से पहले, मतलब ये एच जी एफ घटता क्रम है, फिर जेड आया। आर क्यू पी घटता क्रम में, फिर जेड आया। एम एल के घटता क्रम में और जेड आया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बढ़ता क्रम है, एस टी यू फिर जेड आया। इन तीनों में क्या है? घटता क्रम है, फिर यहाँ पे क्या है? बढ़ता क्रम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। रक्त का संबंध किससे? हृदय से। तो वायु का संबंध किससे होगा? तो देखिए, हृदय का संबंध यानी रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। और जब वायु किसके द्वारा ली जाती है? तो फेफड़े के द्वारा वायु ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे के प्रश्न, 5 अंकों की बहुत बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 125 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए, 125 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? ऐसी संख्या जिसके अंत के 3 अंक क्या हों? अंत के 3 अंक 125 से कट जाएंगे तो वो संख्या भी पूरी 125 से कट जाएगी। जब 975 में 125 से भाग करते हैं तो ये संख्या नहीं कटती है। 885 में जब 125 से भाग करते हैं तो ये संख्या भी नहीं कटती है। 975 तो नहीं कटती ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो आपकी 125 से कट जाएगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। आगे के प्रश्न देखिए, ए की पावर बी बराबर बी की पावर क्या है? ए बराबर 2b है, तो बी का मान क्या होगा? देखिए, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, आपको दिया है कि ए की पावर बी बराबर बी की पावर ए, क्लियर। और आपको दे रखा है कि ए बराबर 2b, तो हम यहाँ पे ए बराबर 2b रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2b की पावर b बराबर b की पावर
ए बराबर क्या है 2b, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2b की पावर p बराबर, इसको लिख सकते हैं b की पावर 2 उसकी पावर b, क्योंकि हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर घात है तो गुणा हो जाता है। अब देखिए दोनों का क्या है, बेस समान है तो घातें, सॉरी दोनों का क्या है, घातें समान है तो बेस भी क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब 2b बराबर क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, इसकी एक घात से हमारा b खत्म हो जाएगा, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा b, यानी कि b बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। आपसे b की वैल्यू ही पूछी है तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 2 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना कि x का मान कितना हुआ है यहाँ पे। देखिए ये 60 अंश का है, ये पूरा होता है 180 अंश का, और ये दे रखा है आपको 135 का, तो ये कितने का बचेगा, तो ये बचा आपका 35 का बचा। 180 में से 135 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा 45 का। ठीक है, कितना बचेगा, ये बचेगा 45 का। क्लियर, क्योंकि 45, हाँ ठीक है, कितना बचेगा 45 का बचेगा, ये 45 का हो गया, ये 60 का हो गया, ये कितने का बचा, तो ये पूरा जोड़ होता है, तीनों कोणों का योग वो होता है 180 अंश। दो का योग कितना हो जाएगा, 60 प्लस 45 यानी कि 105। 105 को जब हम 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 180 में से 105 घटा देंगे तो बचेगा आपका 75, यानी ये कोण हमारे कितने अंश का हो जाएगा, तो 75 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग मीटर है, इसकी परिधि कितनी होगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, जो दे रखा है आपको 38.5। क्लियर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, गुणा आर स्क्वायर बराबर 38.5। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार, और 5 से कटेगा आपका 5 सत्ते 35, 3 बचे और 5 सत्ते 35। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 77/2। इसको सॉल्व करिए, देखिए 11 से कटेगा आपका 2 बार और 11 से कटेगा आपका 7 बार, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपका 7 गुणा 7 में होगा, यानी कि 7 गुणा 7, और 2 गुणा 2 में होगा, यानी कि 2 गुणा 2, यानी कि 49/4। तो यहाँ से आर बराबर कितना मिल जाएगा, आर बराबर मिल जाएगा 49/7 का, सॉरी 49/4 का वर्गमूल, यानी कि 7/2। आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 7/2। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उसकी परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 निकल के आई थी, तो सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 खत्म और 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा 22 आपका मीटर आपकी निकल के आ जाएगी परिधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आपका थीटा का जो मान है वो 0 से अधिक है और 90 से कम है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, तो अधिकतम जो मान होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, क्यूब रूट 4096 का घनमूल बताइए आपको कितना होगा, तो इसका घनमूल कितना बन जाएगा, इसका घनमूल बन जाएगा आपका 16। घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसकी वीडियो बनी हुई है, अब आराम से जाके देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याएं 42 और 63 का लासापा 126 है, तो उसका मासाप बताइए, मासाप कितना होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए इन दो संख्याएं दे रखी हैं और लासा दे रखा है और मासा निकालना, तो क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी 42 गुणा 63 बराबर होता है लासा गुणा मासा। लासा दे रखा है 126, मासा हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। ठीक है, 42 से कटेगा आपका ये 3 बार और 3 से कटेगा आपका ये 21 बार, तो मासा कितना निकल के आ गया, मासा बराबर निकल के आ गया आपका 21। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे के प्रश्न, यदि चीनी के मूल्यों में 50% की वृद्धि हो जाए तो एक दैनिक को इसकी खपत कितने % कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। मान लीजिए पहले खर्चा कितना था, 100 था और 50% खर्चा बढ़ गया, तब खर्चा कितना हो गया, 150 हो गया। और खर्चा आपको 100 का 100 रखना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 50 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे, 150 पे, गुणा कर देंगे 100 का, 50 से 150 कटेगा 3 बार, और 100/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3%, यानी कि कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 33 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। एक वस्तु 5500 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, x है, 10% का लाभ पे बेची जा रही है, यानी कि 110/100 बराबर 5500 दे रखा है,
सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 11 से कटेगा ये 5 बार, यानी 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5000, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000, क्रममूल्य कितना हो जाएगा 5000। अगला प्रश्न देखिए, 12 के सभी गुणनखंडों का औसत कितना होगा। तो 12 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 6 और 12। औसत कैसे निकालते हैं, सबका जोड़ बटे में संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबका जोड़ कितना हो जाएगा 12, 18, 4, 22, 22 और 3, 25, 25 और 2, 27 और 1, 28। तो सबका जोड़ हो जाएगा 28। संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं। जब 28 में 6 का भाग करेंगे कितना आएगा, 6 चौक 24 और 6 सिंह 36, है ना, 4 पॉइंट समथिंग आपका क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए कुछ गड़बड़ है, देखिए ऑप्शन में आपका आंसर है ही नहीं है, ठीक है, आपका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में आपका गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फौजी अफसर अपने 230 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनाने के बाद 5 सैनिक आपके बच जाते हैं, तो अगली पंक्ति में कितने सैनिक होंगे। 230 में से 5 हटाएंगे, कितना बचेगा 225। तो आपका 225 का वर्गमूल निकालना है। 225 का वर्गमूल कितना जाएगा 15, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़ा करेगा वो, तो 15 व्यक्ति खड़ा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव के 10 नाविकों में से 10 से 60 किलोग्राम भार वाले एक नाविक के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनकी औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार कितना होगा। यदि जो नया नाविक है वो 60 किलोग्राम का ही होता है तो औसत भार में कोई कम वृद्धि नहीं होती, लेकिन कुछ ज़्यादा भार का है इसलिए औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है, जो नाविक आया है, वो 60 किलोग्राम तो लाया ही होगा, साथ में कितना एक्स्ट्रा लाया है, तो देखिए 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, कितने पे 10 लोगों पर, यानी 10 दूनी 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया होगा। तो कुल मिला कितना लेके आया होगा 60 + 20 यानी कि 80 किलोग्राम का वजन लेके आया होगा, यानी कि जो व्यक्ति है नया वो कितने किलोग्राम का होगा, तो वो आपका 80 किलोग्राम का होगा। अगला क्वेश्चन, A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C, ये क्या कहलाता है, तो ये आपका साहचर्य का नियम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 18 मजदूर एक खाई को 54 दिन में खो सकते हैं, तो 27 मजदूर उस खाई को कितने दिन में खो सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा M1 D1 बराबर M2 D2। आदमी कितने हैं 18 और दिन कितने ले रहे हैं 54, तो ये बराबर किससे हो जाएगा M2, यानी कि 27 मजदूर और D2 आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, 27 दूनी 54, 18 दूनी 36, यानी D2 की वैल्यू कितनी आएगी 36। कितने दिन लग जाएंगे उनको काम करने में, तो 36 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये था आज का प्रैक्टिस सेट और ये अंतिम प्रैक्टिस सेट था। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।